मिशन दी कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। बिल्डिंग मटेरियल की लेक्चर सीरीज में आज हमारा पहला लेक्चर होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पूर्व मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पंकज मौर्य गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आजमगढ़ से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 2016 बैच में कंप्लीट किया है और बीटेक 2020 बैच में बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्लीट होगा। मैंने एसएससी जेई, जल निगम जेई, DSSS जेई का एग्ज़ाम क्लियर किया है। मेरी टेक्निकल स्किल ऑटोकैड, सिविल एंड स्टेट प्रो है। बिल्डिंग मटेरियल क्या है? द मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और एनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल का सिलेक्शन उसके परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। उसके परफॉर्मेंस के आधार पर तथा स्ट्रक्चर के प्रकार के आधार पर हम बिल्डिंग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। और बिल्डिंग मटेरियल का सिलेक्शन और परफॉर्मेंस दोनों डिपेंडेंट होता है बिल्डिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर। और बिल्डिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, इसके बारे में सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा। बिल्डिंग मटेरियल के इंटरनल मैटर को पढ़ने से पूर्व हमें ये समझना होगा कि बिल्डिंग मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ताकि लेक्चर कंप्लीट करने के बाद या बिल्डिंग मटेरियल की लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद कम से कम हम ये समझने में सक्षम हो जाएं कि हमें किस प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल का सिलेक्शन कैसे स्ट्रक्चर के लिए करना होगा। सो बिल्डिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आर फॉलोइंग: फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़: the physical properties of building material which broadly affect the physical performance of structure as bulk density, मटेरियल का घनत्व, पोरोसिटी, मटेरियल की सरंध्रता, ड्यूरेबिलिटी, मटेरियल का टिकाऊपन, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी इंडेक्स, घनत्व सूचकांक, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गुरुत्व, फायर रेजिस्टेंस, अग्नि प्रतिरोधक क्षमता, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ड्यू टू द वाटर इन केस ऑफ वेरी कोल्ड रीजन, द वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द आइस फॉर्म ड्यू टू दिस in if pores present in the building material, the expansion of material takes place and the crack may form. This resistance of material is called the frost resistance. Weathering resistance: in the nature, summer season, in case of summer season, in case of winter season, in case of rainy seasons, resistance of material is called the weathering resistance. Spalling resistance, water absorption, water permeability, transmission of water from one section to another section of material is called water permeability. Hygroscopicity, water absorption capacity in the material due to the environmental moisture is called hygroscopicity of material. Coefficient of softening, refractoriness means light reflecting property of material. Mechanical properties: as a construction material in the construction of any structure, mechanical property plays important role. As strength, any structure is constructed to sustain loading. So strength is a basic property or basic mechanical property to sustain load. Hardness, it is the resistance against scratching or indentation of material surface. Material surface पे स्क्रैचिंग और एडेंटेशन
उसके रेजिस्टेंस को हम हार्डनेस बोलते हैं। इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी इज आल्सो कॉल्ड इन, हिंदी में हम इलास्टिसिटी को प्रत्यास्थता भी कहते हैं। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कब? जब एक्सटर्नल लोड को हटा दिया जाए। प्लास्टिसिटी, इट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग, मतलब बाह्य बल के कारण अगर पदार्थ में हमेशा के लिए जो है परिवर्तन हो जाता है उसके शेप में, उसके आकार में, तो उसे हम पदार्थ की प्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रिटलनेस, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मटेरियल कैन फ्रैक्चर इजिली ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड विदाउट एनी प्री एम्पल ऑफ साइन। मतलब ब्रिटलनेस पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक्सटर्नल लोड से मटेरियल बिना किसी पूर्व सूचना के फेल हो सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है। फैटिग, इट इज द रेजिस्टेंस, फैटिग इट इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट साइक्लिक लोडिंग और साइक्लिक स्ट्रेस। The cyclic loading or cyclic stress can occur due to the earthquake loading, wind loading, vibration, etc. Impact strength, due to the certain load. In case of machine installation, in case of demolition of structure, the impact load occurs. The resistance against certain loading is called the impact strength of material. Abrasion resistance, resistance against the deterioration of material due to the external load. In case of different material as stone and brick, if friction is occurs due to the external loading, the resistance of डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड दी एब्रेशन रेजिस्टेंस। हिंदी में अगर समझा जाए इसे तो दो भिन्न पदार्थ के स्क्रैचिंग को या दो भिन्न पदार्थ की जो इंटरफेस सरफेस होती है एक्सटर्नल लोडिंग के कारण उनमें जो क्षरण होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? एब्रेशन बोलते हैं। और इसकी प्रतिरोधक क्षमता को या इसके रेजिस्टेंस को एब्रेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्रीप, ड्यू टू दी constant loading up to long time, the permanent deformation in the structure is called the creep. मतलब यदि किसी मटेरियल पर, बिल्डिंग मटेरियल पर या स्ट्रक्चर पर लंबे समय तक कोई लोड सस्टेन होता है तो उस केस में उस मटेरियल या स्ट्रक्चर में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है उसे क्रीप कहते हैं। और स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चर के परफॉर्मेंस के लिए क्रीप अनिवार्य नहीं है। क्रीप रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर या मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। अगर मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म 50 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल तक रखना है तो हमें क्रीप रेजिस्टेंस मटेरियल चूज करना होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली दो होती हैं, केमिकल रेजिस्टेंस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी मटेरियल डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से बना होता है। इन्वायरमेंट में बहुत से बैड फैक्टर्स होते हैं जैसे एसिड, साल्ट, अल्कली। ये मटेरियल के केमिकल कंपोनेंट से रिएक्शन करके उसे डिटेरियोरेट कर सकते हैं और केमिकल कंपोजिशन के डिटेरियोरेशन से का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है।
जनरली कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है? स्टील स्ट्रक्चर की केस में जो मेन कंपोनेंट स्टील स्ट्रक्चर का आयरन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के कारण आयरन फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन के कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है और कंपोनेंट से अलग हो जाता है। इसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ स्टील। और रेजिस्टेंस, इस प्रोसेस के अगेंस्ट मटेरियल के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं शेप, साइज, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो स्ट्रक्चर के परफॉर्मेंस में अहम रोल अदा करता है वो है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, हार्डनेस ऑफ मटेरियल, टफनेस ऑफ मटेरियल, डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल, ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल, क्रीप, स्टिफनेस, फैटिग, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जनरली वनडे एग्जामिनेशन में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछते हैं। जैसे इलास्टिसिटी क्या है, हमने डिफाइन किया इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी डिफाइन किया, हार्डनेस को भी डिफाइन किया है और टफनेस डिफाइन किया। डक्टिलिटी को डिफाइन नहीं किया। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ड्यू टू दिस द मटेरियल कैन स्ट्रेच इन लॉन्ग मेंबर और इन लॉन्ग एंड थिन मेंबर। मतलब पदार्थ को उसके जिस गुण के कारण हम पतले एवं तार टाइप स्ट्रक्चर में या तार टाइप मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी गुण को हम उस पदार्थ की तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। ब्रिटलनेस, भंगुरता। पदार्थ का ब्रिटलनेस या भंगुरता वह गुण है जिसके कारण हम पदार्थ को एक्सटर्नल लोड के कारण सडन फेल होता देखते हैं। मतलब ब्रिटलनेस is the property due to which the structure can fail suddenly due to external load without any ample warning। मतलब बिना किसी पूर्व सूचना के अगर कोई बिल्डिंग मटेरियल फेल हो जाता है तो पदार्थ के इस गुण को या बिल्डिंग मटेरियल के इस गुण को हम क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस। अब बात आती है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस किसी भी मटेरियल या स्ट्रक्चर की स्टिफनेस उसके रेजिस्टेंस को शो करती है। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो करती है? बेंडिंग रेजिस्टेंस, शियरिंग रेजिस्टेंस, इसको शो करती है। स्टिफनेस बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर पे अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। फैटिग क्या होता है बताया हमने। साइक्लिक लोडिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट साइक्लिक लोडिंग रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है ये भी हमने बता दिया। अब बात आती है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में क्या आता है? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ मटेरियल टू अनदर सेक्शन ऑफ दिस मटेरियल इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल रेजिस्टिविटी क्या कहलाता है? थर्मल रेजिस्टिविटी जस्ट अपोजिट टू द थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। थर्मल कैपेसिटी मतलब कितनी वो थर्मल एनर्जी इंटरनल रूप में इंटरनली कंसिस्ट करता है, उसी को हम कहते हैं क्या? थर्मल कैपेसिटी ऑफ मटेरियल। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है? बता दिया हमने कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है। ड्यू टू द इन्वायरमेंटल अफेक्टिंग फैक्टर एज एसिड, रेन, वाटर, एयर etc, the resistance against deterioration of material is called corrosion resistance। बेसिकली स्टील की केस में आयरन मेन कंपोनेंट स्टील का आयरन के उससे अलग होना
क्या कहलाता है? कोरोजन। कोरोजन को भी हमने पहले डिस्कस किया है। केमिकल कंपोजिशन के अंदर केमिकल कंपोजिशन भी हमने बता दिया, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, उसे बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। और केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये केमिकल कंपोजिशन मीन्स केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह से उसके निर्माण में अरेंज हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? केमिकल कंपोजिशन, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। एसिडिटी एंड अल्कनिटी, दिस इज आल्सो द केमिकल प्रॉपर्टी। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? कलर ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के कलर को हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्ट्रक्चर के लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर की या मटेरियल की लाइट ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का यूज जो होता है वो मटेरियल के अपीयरेंस परफॉर्मेंस में यूज होता है। अपीयरेंस परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? बाह्य रूप से स्ट्रक्चर या मटेरियल देखने में कैसा है, ये उसके अपीयरेंस परफॉर्मेंस को शो करता है। एकॉस्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी बेसिकली एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू साउंड, मीन्स साउंड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज इज द एकॉस्टिकल प्रॉपर्टीज, sound transmission properties and reflection properties is the acoustical properties. In case of acoustical building design as auditorium design, classroom design, seminar design, etc. yes, हॉल डिज़ाइन की केस में मटेरियल की एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? Due to the different environmental factors as rain water or sunlight, the shrinkage in structure and swelling of structure due to the moisture, या swelling of material due to the moisture, these are the physiochemical properties of structure. Now physical property में हम देखते हैं क्या होता है? मास डेंसिटी। सीमेंट की मास डेंसिटी, यहाँ से जनरली दो या एक क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं जरूर पूछ दिया करते हैं। जैसे सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है? सीमेंट की डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीमेंट का घनत्व 1440 किलोग्राम पर मीटर। स्टील का घनत्व 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आरसीसी का 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। सैंड का 1600 से 1840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कोर्स एग्रीगेट का 1600 से 1780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। वाटर का रेजिस्टेंस, वाटर की डेंसिटी आपको तो पता ही है। सीमेंट मोटार की डेंसिटी कभी पूछ सकता है किसी एग्जाम में, 280 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। लाइम मोटार की डेंसिटी 1600 से 1840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कॉमन बंट क्लिप ब्रिक्स की डेंसिटी क्या होती है? वो 1600 से 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइन से पहले स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल लोड कितना आ रहा है, इसके कैलकुलेशन में हमें इसकी आवश्यकता होगी। जैसे स्ट्रक्चर में स्टील का क्या लोड है, सेल्फ वेट क्या है, सीमेंट का सेल्फ वेट क्या है, पीसीसी का क्या सेल्फ वेट है, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से वनडे एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसे आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने से याद किया जा सकता है। बेसिकली लेक्चर को बार बार देखने से, टेबल को बार बार देखने से, इम्पोर्टेंट टेबल जो होती है बिल्डिंग मटेरियल में, उसे बार बार देखने से हम बिल्डिंग मटेरियल ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। सीधा सा फंडा यही है, बिल्डिंग मटेरियल को तैयार करने का और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हाँ, कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा खासा मिलेगा। अगर डिटेल स्टडी आप करेंगे तो इसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब आज का जो लेक्चर का मेन मोटिव है वो बिल्डिंग स्टोन है, वो हमें पढ़ना है। देखते हैं बिल्डिंग स्टोन के कोर्स आउटकम में हमें क्या क्या देखना है जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले
रॉक फॉर्मिंग मिनरल की स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक की स्टडी करेंगे, क्वेरिंग ऑफ स्टोन की स्टडी करेंगे, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन का स्टडी करेंगे, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन की स्टडी करेंगे, सीजनिंग ऑफ स्टोन स्टडी करना है हमें, यूज ऑफ स्टोन स्टडी करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन हमें स्टडी करना है, टेस्टिंग ऑफ स्टोन स्टडी करना है, डिटेरिएशन ऑफ स्टोन स्टडी करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन स्टडी करना है, कॉमन बिल्डिंग स्टोन स्टडी करना है, जिससे क्वेश्चन पूछ देता है। आर्टिफिशियल स्टोन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें लेना है। अब देखते हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल के कंप्लीट लेक्चर में हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ रहा है। एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ने को केयर करते हुए हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और साथ ही साथ उस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है और पूछा जाता है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक है, ये एसएससी जेईई और जेईई और ईएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वेरिंग ऑफ स्टोन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन से कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, इससे पूछता है क्या होता है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन और स्ट्रक्चर में नेचुरल बेड को कैसे रखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये टेक्निकल है, बिल्कुल टेक्निकल टर्म है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग क्या है, इससे क्वेश्चन ईएससी मेंस में आता है। सीजनिंग ऑफ स्टोन, बेसिकली सीजनिंग ऑफ स्टोन से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। यूजेज ऑफ स्टोन, स्टोन का यूज कहाँ कहाँ होता है, इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं, हर हाल में इससे क्वेश्चन आते हैं। स्टोन से अगर क्वेश्चन पूछा, 4-5 क्वेश्चन पूछे तो उसमें एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक से मिलेगा, तो दूसरा क्वेश्चन यूज ऑफ स्टोन से मिल सकता है। इसलिए हमें केयर करना होगा, यूज ऑफ स्टोन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक को और यूज ऑफ स्टोन को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन से ईएससी मेंस और एसएससी जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है 10 से 15 नंबर का। टेस्टिंग ऑफ स्टोन मेजर इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है टेस्टिंग ऑफ स्टोन। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, डिटेरियोरेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन ईएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंस है। ये किसके लिए इम्पोर्टेंस है, ईएससी मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और कॉमन बिल्डिंग स्टोन जो होता है वो सबके लिए, ईएससी प्री के लिए, एसएससी जेईई प्री के लिए, पीएसयूज के लिए, गेट के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कॉमन फॉर्मिंग मिनरल्स इन द स्ट्रक्चर, इन द मटेरियल। जो रॉक होता है, रॉक का बेसिक कंपोनेंट जो होता है मिनरल। रॉक का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो मिनरल। मिनरल क्या है, मिनरल इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक, जिसके कारण मिनरल में क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये हमें डिस्कस करना है। हार्डनेस क्या है, मिनरल की प्रॉपर्टीज है। हार्डनेस क्या होती है, इट इज द रेजिस्टेंस अगेन आइडेंटेशन और स्क्रैचिंग, मतलब किसी भी रॉक के उसके स्क्रैचिंग, सरफेस स्क्रैचिंग या आइडेंटेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनरल के कारण ही होता है। डिफरेंट टाइप के मिनरल के आधार पर डिफरेंट रॉक्स का या डिफरेंट मिनरल्स का हार्डनेस डिफरेंट होता है। हार्डनेस मेजरमेंट मोह स्केल पर की जाती है। हार्डनेस का मेजरमेंट मोह स्केल पर किया जाता है। बेसिकली यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे टॉक का मोह स्केल पर हार्डनेस क्या है 1, और टॉक हार्डनेस 1 है। इजीली स्क्रैच बाय द थंबनेल, टॉक को हम थंबनेल से स्क्रैच कर सकते हैं, आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं। जिप्सम क्या होता है, स्क्रैच बाय थंबनेल, इसको हम थंबनेल से स्क्रैच कर सकते हैं लेकिन आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। कैल्साइट मोह स्केल पर 3, इसकी वैल्यू है, हार्डनेस वैल्यू है मोह स्केल पर 3, और इसको थंबनेल से इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। इसे हम चाकू से इजीली स्क्रैच कर सकते हैं लेकिन थंबनेल से स्क्रैच नहीं करते हैं। फ्लोराइड क्या है,
इसको हम चाकू से कट तो कर सकते हैं, लेकिन इजीली चाकू से कट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल याद करने वाले टर्म्स हैं, कभी कभी पूछ देता है। एपेटाइट क्या होता है? एपेटाइट का हार्डनेस जो है मोह स्केल पर 5 होता है। इसको चाकू से स्क्रैच करने पर कठिनाई होती है। कैन बी कट ओनली विथ डिफिकल्टी बाय नाइफ। अब बात आती है आर्थोक्लेज की। आर्थोक्लेज क्या होता है? ये चाकू से इजीली कट नहीं किया जाता, मतलब इसको चाकू से कट करने में ग्रेट डिफिकल्टी होती है। ये एपेटाइट से ज़्यादा हार्ड होता है इसलिए। क्वार्ट्ज नॉट स्क्रैच्ड बाय स्टील आर स्क्रैच्ड बाय ग्लास। मतलब इसे हम स्टील से स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्लास से स्क्रैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, स्टील तो ग्लास से हार्ड होती है, तो क्यों स्क्रैच नहीं कर सकते? नहीं, जो ग्लास होता है, ग्लास की फ्रैक्चर सरफेस होती है, वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं होती, लेकिन वो तेज धार वाली होती है, इसलिए इजली स्क्रैच किया जा सकता है। बात आती है टोपाज। टोपाज की मोह स्केल पर 8 है, और सबसे हार्ड मिनरल जो होता है वो होता है डायमंड, जिसकी मोह स्केल पर हार्डनेस 10 होती है। और सबसे वीक जो मिनरल है वो है टार। पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन, सबसे वीक मिनरल कौन कौन सा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिनरल की आती है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रॉक ड्यू टू विच इच कैन बी इजिली सेपरेट along its नेचुरल बेड और प्लेन। मतलब रॉक को उसके नेचुरल प्लेन के अलोंग इजिली सेपरेट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। अब बात आती है स्ट्रिक। स्ट्रिक इज द अपीयरेंस ऑफ मिनरल इन द पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में मिनरल का जो अपीयरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? स्ट्रिक। अब स्ट्रिक और कलर में डिफरेंस क्या है? यही है, स्ट्रिक और कलर में डिफरेंस क्या है? किसी भी रॉक का जो उसके एक्सटर्नल कलर है उसके पाउडर फॉर्म से डिफरेंट हो सकती है। मतलब जब रॉक को या स्टोन को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपने जो बेसिक कलर है उससे डिफरेंट हो जाएगा, ड्यू टू द लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। और ये स्ट्रिक पता कैसे करते हैं? इस बाय स्क्रैचिंग इट ऑन स्ट्रिक प्लेट मेड ऑफ अनग्लेज्ड पोर्सिलिन और रफेंड ग्लास। रफेंड ग्लास से या अनग्लेज्ड पोर्सिलिन से स्क्रैच करने पर स्ट्रिक पता चलता है। कलर, स्टोन का कलर जो है वो उसकी मेटेलिक मिनरल प्रॉपर्टी, मिनरल की जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो कलर है। लस्टर क्या होता है? लस्टर इज द साइन ऑन द सरफेस ऑफ मिनरल एंड इट्स अपीयरेंस अंडर reflected light is classified as glassy luster, grassy luster, pearly luster, resinous luster, dull luster, silky luster, metallic luster। luster क्या होता है? Shining of the surface of stone or rock in the sunshine condition। सूर्य के प्रकाश में जो रॉक या स्टोन का अपीयरेंस है, शाइनिंग अपीयरेंस है, उसी को हम बोलते हैं क्या? लस्टर। स्ट्रक्चर का लस्टर या रॉक का लस्टर कैसा हो सकता है? ग्लासी लस्टर, मतलब कांच की तरह से चमकता हुआ। ग्रीसी लस्टर मतलब ग्रीस मटेरियल, ग्रीस लिक्विड मटेरियल ग्रीस की तरह अपीयर्ड होने वाला मतलब। रेजिनस मटेरियल रेजिन की तरह अपीयर होने वाला। डल स्ट्रक्चर बिल्कुल भद्दा स्ट्रक्चर, देखने में अच्छा न लगे। सिल्की मेटेलिक स्ट्रक्चर, मेटल की तरह अपीयर होने वाला स्ट्रक्चर। मेटेलिक लस्टर मेटल की तरह अपीयर होने वाला लस्टर। मिनरल स्ट्रक्चर किसी भी मिनरल का स्ट्रक्चर कौन कौन सा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब बात आती है केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट मिनरल कौन कौन से होते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। जैसे क्वार्ट्ज का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
अगर कहीं पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखा है इसका मतलब क्या होता है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.6 टू 2.04। क्वार्ट्ज की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6 टू 2.04। क्वार्ट्ज का कलर कैसा होता है, वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ब्राउन हो सकता है और ब्लैक हो सकता है। और इसका टेक्सचर कैसा, इसका लस्टर कैसा होता है, वो विट्रियस लस्टर होता है। क्वार्ट्ज का लस्टर क्या होगा, वो विट्रियस लस्टर होगा क्वार्ट्ज का। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबल इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। फेल्ड्स्पार की बात करें अगर हम, फेल्ड्स्पार का केमिकल कंपोजिशन क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट विथ पोटास या आर्थोक्लेस, K2O Al2O6SiO2। इसकी स्पेसिफिक 2.2, 2.5 टू 2.6 होता है। इसका कलर क्या होता है, वाइट जनरली होता है। स्ट्रेट स्प्लिटिंग नेचर का होता है, मतलब फेल्ड्स्पार मिनरल अगर रॉक में प्रेजेंट है तो उसका बेडिंग प्लेन क्या होगा, स्ट्रेट स्प्लिटिंग टाइप होगा। अब बात आती है माइका की। माइका का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, माइका में पोटेशियम एल्यूमिनेट एल्यूमन या फिर KAl2 एल्यूमिनियम सिलिकेट। मतलब माइका की अगर हम बात करें तो माइका का केमिकल कंपोजिशन होता है Kal2 Si3O10OH2। ये पूछेगा नहीं। और माइका की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.7 टू 3 होती है। इसका कलरलेस होता है। माइका अगर किसी मिनरल में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा या फिर ग्रे और ब्राउन कलर का हो सकता है। और इसका लस्टर कैसा होगा, विट्रियस टू पियरली ट्रांसपेरेंट टाइप। विट्रियस लेक्चर होगा और ट्रांसपेरेंट टाइप होगा, एज अ ऑयल की तरह से ये होगा। कैन बी स्प्लिट, ऑयल की तरह से इसका लेक्चर होगा। कैन बी स्प्लिट अलोंग वन प्लेन इनटू वेरी थिन प्लेट्स, वेरी थिन प्लेट्स। मतलब अगर माइका किसी मिनरल में प्रेजेंट है तो वो रॉक या अगर माइका मिनरल किसी रॉक या स्टोन में प्रेजेंट है तो उस रॉक का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो होगा स्ट्रेटिफाइड। क्यों, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग प्रॉपर्टीज है, वेरी थिन लेयर में स्प्लिटिंग प्रॉपर्टीज है माइका के प्रेजेंस के कारण। डज नॉट वेदर वेल, मतलब इसका वेदर रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होगा। माइका अगर प्रेजेंट है मिनरल में, रॉक में, तो वो उसका वेदरिंग रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं एम्फीबोल की। एम्फीबोल की स्पेसिफिक 2.9 टू 3.5 होती है। डार्क ग्रीन टू ब्लैक कलर में ये होता है। इसका लस्टर विट्रियस होता है। विट्रियस क्या होता है मैंने बता दिया। परफेक्ट ऑन टू प्लेन्स 124 डिग्री बट डू नॉट सेपरेट एंड फ्लैक लाइक माइका। मतलब ये 124 डिग्री के दो प्लेन पे इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मतलब 124 डिग्री के प्लेन पे इसे सेपरेट करना है अगर, तो डिफ़िकल्टी थोड़ी सी होगी। ये माइका से ज़्यादा हार्ड होता है। वेदर फेयरली वेल, इसका वेदर रेजिस्टेंस थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा अच्छा होता है, ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं पायरोक्सिन की, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओलिविन, क्लोरेट्स, गार्नेट, सर्पेंटाइन, टाक, कैल्साइट। टाक की बात करते हैं। इसकी हार्डनेस बहुत कम होती है, 1 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 टू 2.8 होती है। वाइट टू ग्रीन, इसका कलर वाइट और ग्रीन होता है। पीएलडी स्ट्रक्चर होता है। स्प्लिट इनटू थिन ब्रिटल प्लेट, थिन ब्रिटल प्लेट में इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। वेदर रेजिस्टेंस, वेदरिंग रिजल्ट्स इन सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन रॉक की केस में वेदरिंग रेजिस्टेंस इसका कम होता है। और जब मोह स्केल पे इसकी वैल्यू 1 है तो हम समझ सकते हैं कि इसका वेदर रेजिस्टेंस कितना हो, वेदरिंग रेजिस्टेंस कितना होगा। कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी हार्डनेस 3 होती है, हमने डिस्कस कर चुका है पहले ही। नो स्ट्रिक, मतलब पाउडर फॉर्म में इसमें कोई कलर नहीं होगा कैल्साइट का। वाइट व्हेन प्योर, जब प्योर रॉक फॉर्म में होगा या स्टोन फॉर्म में होगा तो इसका कलर वाइट होगा।
विट्रियस और सिल्की, इसका लस्टर सिल्की या विट्रियस होगा। परफेक्ट इन 3 डायरेक्शन, परफेक्ट इन 3 डायरेक्शन, इसका क्लीवेज प्लेन होगा वो 3 डायरेक्शन में हो सकता है, 3 डायरेक्शन हो सकता है। अब बात आती है डोलोमाइट की, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जिप्सम कभी कभी पूछ देता है। जिप्सम मिनरल भी है, याद रखने वाली बात है, जिप्सम मिनरल भी है और जिप्सम रॉक भी है, रॉक मटेरियल भी। तो बात करते हैं हम जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में ये भी पूछ देता है जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होता है। CaSO4 2H2 जिप्सम का केमिकल फार्मूला है। मो स्केल पर इसकी वैल्यू, हार्डनेस वैल्यू 2 होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 से 2.4 होती है। पाउडर फॉर्म में इसका कलर, जिसको स्ट्रिक बोलते हैं, वाइट होता है। और कलर जनरली जिप्सम का कलर जो होता है वो कलरलेस वाइट होता है, मतलब इन रॉक फॉर्म जिप्सम वाइट या कलरलेस हो सकता है। इसका लस्टर कैसा होगा, वो विट्रियस या पियरली या सिल्की टाइप में इसका स्ट्रक्चर होगा। क्लीवेज परफेक्टली वन प्लेन में इसका क्लीवेज हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी सॉल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्लाइटली इन वाटर, ये क्या होता है, वाटर में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्युबल होता है, मतलब जिप्सम का केमिकल रेजिस्टेंस कम होता है। लिमोनाइट क्या होता है, जरूरी नहीं है, छोड़ हटाओ। मैग्नेटाइट जरूरी नहीं है, पाइराइट जरूरी नहीं है। अब बात आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्या होता है, रॉक को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ origin of rock, chemical composition of rock, and physical characteristics of rock, the rock are classified in following basis, following types. First, rock is classified mainly classified on the basis of geologically or origin of rock. Second, on the basis of chemical composition, on the basis of फिजिकल कंपोजिशन। रॉक को मेन रूप से 3 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, रॉक का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। जियोलॉजिकली रॉक को 3 भागों में बांटा गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, इसे हम एक चार्ट से अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इग्नियस रॉक को किसमें कौन कौन से में क्लासिफाई किया गया है, प्लूटोनिक रॉक, हाइपरबेसल रॉक एंड वॉल्केनिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मुझे। पृथ्वी में नीचे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। बहुत अधिक गहराई पर जाने पर पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, रॉकी मटेरियल्स होती हैं, वो लिक्विड फॉर्म में या पेस्टी फॉर्म में होती है। इस लिक्विड फॉर्म में मटेरियल को या पेस्टी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जब यही मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अर्थ सरफेस पे या बिलो द अर्थ सरफेस पर ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। बेसिकली इंग्लिश में अगर हम इसे डिफाइन करें तो क्या होगा, इग्नियस रॉक द रॉक विच इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस या बिलो द अर्थ सरफेस या स्लाइटली बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक।
और प्लूटोनिक रॉक क्या होता है, हाइपरबेसल रॉक क्या होता है, वॉल्केनिक रॉक क्या होता है। प्लूटोनिक रॉक, जब मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर बिलो दी अर्थ सरफेस कूल होकर स्टोन या रॉक का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक। हाइपरबेसल रॉक क्या होता है, स्लाइटली बिलो दी अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से या अर्थ क्रस्ट से कुछ नीचे मैग्मा कूल होकर या मैग्मा कूल होकर रॉक का निर्माण करता है तो उसे हम हाइपरबेसल रॉक कहते हैं। वॉल्केनिक रॉक क्या होता है, जब मैग्मा अर्थ सरफेस पर कूल होकर रॉक का निर्माण करता है या स्टोन का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक रॉक। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन सी होती है, वो कितने आधारों पर बांटा गया है, केमिकल डिपोजिशन के आधार पर, ऑर्गेनिक डिपोजिशन के आधार पर और क्लास्टिक डिपोजिशन के आधार पर। केमिकल डिपोजिशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आर्जिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक, आर्जिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक और कैल्सरियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक का मेन कंपोनेंट जो होता है वो एल्यूमिना होता है, सिलिशियस रॉक का मेन कंपोनेंट सिलिका होता है और कैल्सरियस रॉक का मेन कंपोनेंट जो होता है वो लाइम होता है, चूना। अब बात करते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सिलिशियस रॉक, आर्जिलिशियस और कैल्सरियस रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक, फिजिकल क्लासिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक। igneous rock are broadly classified in two categories, extrusive, intrusive। एक्सट्रूसिव हमने बता दिया कि जब मैग्मा अर्थ सरफेस के बिलो कूल होकर, नहीं, जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर कूल होकर रॉक का निर्माण करता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेसाल्ट इज एक्सट्रूसिव रॉक, एंडेसाइट, डेसाइट एंड रियोलाइट, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक। इसे इक्वेशन आ सकता है और आता है। इंट्रूसिव रॉक क्या होता है, जब मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे कूल होकर रॉक का निर्माण करता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। गैब्रो इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है, डोलेराइट, ग्रेनोडियोराइट एंड ग्रेनाइट। इंट्रूसिव रॉक में हाइपरबेसल और नहीं, इंट्रूसिव रॉक में वॉल्केनिक रॉक और इंट्रूसिव रॉक में हाइपरबेसल रॉक और प्लूटोनिक रॉक आता है। हाइपरबेसल एंड प्लूटोनिक रॉक आता है और एक्सट्रूसिव रॉक में वॉल्केनिक रॉक आता है। एक्सट्रूसिव रॉक को जनरली हम वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक को हम हाइपरबेसल और प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक को कैसे क्लासिफाई किया गया है, बायोलॉजिकली, क्लास्टिकली एंड केमिकली सेडिमेंट्री रॉक को हम क्लासिफाई करते हैं लाइम स्टोन एंड डोलो स्टोन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। बायोलॉजिकली कोल एंड चर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब क्लास्टिकली कौन कौन से क्लासिफिकेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक की, सैंड स्टोन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सैंड स्टोन, सिल्ट स्टोन, सेल, मड स्टोन। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूरे एग्जाम्पल जो है, इन एग्जाम्पल को अगर हम याद कर लें तो इससे बाहर रॉक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन शायद ही आ सकता है। अब बात आती है मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक क्या क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक को स्ट्रक्चर के आधार पर दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर। स्लेट, सिस्ट, नीच इज द एग्जाम्पल ऑफ फोलिएटेड स्ट्रक्चर। कभी कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में, स्लेट इज द फोलिएटेड स्ट्रक्चर, नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर,
स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, अनस्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर। तो इसमें जो एग्जाम्पल करेक्ट होगा वो हमें क्लिक करना है। स्लेट क्या है? फोलिएटेड स्ट्रक्चर। सिस्ट क्या है? फोलिएटेड है। नीच क्या है? फोलिएटेड। क्वार्टजाइट क्या है? नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर है। पूछता है क्वार्टजाइट इज दी नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर, मार्बल इज दी आल्सो नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया कैसे कैसे होता है, क्या होता है प्लूटोनिक रॉक, क्या होता है हाइपरबेसल, क्या होता है वॉल्केनिक रॉक, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, आगे और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। फिजिकल क्लासिफिकेशन में फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर बांटा गया है स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स मतलब क्या होता है? The rock or stone that can be split into thin slabs or layers easily। मतलब स्टोन या रॉक जिसको हम थिन स्लैब या लेयर्स में इजीली स्प्लिट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आर स्लेट। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देता है स्लेट इज स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड रॉक। सैंडस्टोन इज आल्सो स्ट्रेटिफाइड रॉक। लाइमस्टोन इज स्ट्रेटिफाइड रॉक। इट इज़ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं रॉक क्लासिफिकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है? जस्ट अपोजिट, इसे हम डिफिनिट थिन लेयर या स्लैब में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं क्या? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइम, ट्रैप। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये याद कंठस्थ करना है बिल्कुल इसे। फोलिएटेड रॉक्स क्या होते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के केस में जो क्लीवेज प्लेन या स्ट्रेटिफिकेशन प्लेन जो होता है वो कई हो सकते हैं, मैनी नंबर्स में हो सकते हैं और डिफरेंट एंगल्स पे हो सकते हैं। लेकिन फोलिएटेड रॉक्स के केस में क्या होगा? वन डायरेक्शनल क्लीवेज प्लेन होगा और साथ ही साथ इसे हम इजीली स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि फोलिएटेड रॉक्स या फोलिएटेड जो स्ट्रक्चर होता है वो वन डायरेक्शनल क्लीवेज प्लेन रखता है। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में रॉक के जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है उसी के आधार पे हम क्लासिफाई किया गया है। जैसे सिलिशियस रॉक का जो प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट है वो होता है सिलिका। जो सिलिशियस रॉक होंगी उसका प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट सिलिका होगा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है सिलिका क्या होता है? हार्ड होता है और ड्यूरेबल होता है। और सिलिका का वेदरिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? अच्छा होता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट। ग्रेनाइट सिलिशियस रॉक है, ट्रैप सिलिशियस, बेसाल्ट सिलिशियस रॉक, सैंडस्टोन सिलिशियस रॉक, क्वार्टजाइट सिलिशियस रॉक होता है। अब बात करते हैं हम आर्जिलिशियस रॉक। अब हिंदी में भी कभी कभी डिस्कस करते हैं, दोनों आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगर आप हिंदी डिसिप्लिन से हैं, इंग्लिश डिसिप्लिन से हैं, बेसिकली टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में ये अच्छे से यूज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हमें इंग्लिश में याद हो। अब जैसे आर्जिलिशियस रॉक, इसका मेन कंपोनेंट या प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट जो होगा वो होगा क्या? क्ले। और ये क्ले के कारण इसका विदरिंग रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि क्ले जो होता है वो स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एग्रेसिव होता है। इसलिए जो आर्जिलिशियस रॉक होती है उसका वेदरिंग रेजिस्टेंस या केमिकल रेजिस्टेंस सिलिशियस रॉक के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। देखो एग्जांपल लिखा, हार्ड, ब्रिटल, ड्यूरेबल एंड डेंस इन नेचर। ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता है, इसने हार्ड लिखा है तो क्या, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन ये ब्रिटल नेचर में होता है। ड्यूरेबल एंड डेंस, ड्यूरेबल हो सकता है लेकिन डेंस इन नेचर। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है आर्जिलिशियस रॉक क्या होती है? वो डेंस होती है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? लेटराइट है, स्लेट है, पोरफ्री है, सेल भी है आर्जिलिशियस रॉक का एग्जांपल। केमिकली सेल इज आर्जिलिशियस रॉक। अब बात करते हैं कैलकेरियस रॉक।
कैल्केरियस रॉक का जो प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम क्या कहते हैं, चूना या लाइम। एग्जाम्पल कौन कौन से, लाइम स्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, कंकर। अब बात करते हैं कैल्शियस रॉक की सम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। जो कैल्केरियस रॉक होता है, लाइम प्रेजेंस के कारण इसका जो केमिकल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, एसिड रेजिस्टेंस भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइम है वो बेसिक है और कोई एसिड बेसिक से रिएक्शन कर सकता है, तो स्टोन मिनरल का डिट्रीब्यूशन हो सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, कैल्केरियस रॉक जो होती है, कैल्केरियस रॉक जो होती है वो लेस केमिकल रेजिस्टिव होती है। अब बात आती है रॉक फॉर्मिंग साइकिल। अब यहाँ से बेसिकली हमारा मेन मोटिव था कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे हम रॉक को क्लासिफाई करेंगे, उस चार्ट से डिफाइन करना हमारा मेन मोटिव था। अर्थ सरफेस के बिलो जो रॉकी और पेस्टी मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। मैग्मा क्या है, रॉकी और पेस्टी मटेरियल बिलो दी अर्थ सरफेस इज कॉल्ड दी मैग्मा। जब ये मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट से अर्थ सरफेस के ऊपर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा। उसको बोलते हैं लावा। ठीक। अब यही लावा अर्थ सरफेस के ऊपर आने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक के एक पार्ट वॉल्केनिक रॉक का फॉर्मेशन करता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगर कोई पूछे वॉल्केनिक रॉक क्या होता है तो मतलब when due to the volcanic eruption lava cool down on the earth surface and forms the igneous rock. This type of igneous rock is called the volcanic rock. एग्जाम्पल कौन से डिस्कस कर लिया हमने। अब फिर इसके बाद जब यही मैग्मा या लावा अर्थ सरफेस पे स्लाइटली डेप्थ पर, मतलब कम डेप्थ पर कूल होकर रॉक का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं हाइपरबेसल रॉक। जब यही लावा ज़्यादा डेप्थ पर या ज़्यादा गहराई पर कूल होकर रॉक का निर्माण करता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्लूटोनिक रॉक। ठीक। अब इग्नियस रॉक तो समझ में आ गया, अच्छे से डिस्क्राइब हो गया चार्ट से। मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, इग्नियस रॉक क्या होता है, इग्नियस रॉक के कौन कौन टाइप होते हैं, और फिर इग्नियस रॉक के टाइप को अब शॉर्ट टर्म में अब सेडिमेंट्री रॉक को हम डिस्कस करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, द रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इरोजन एंड ट्रांसपोर्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है वो इग्नियस रॉक हो सकती है, या वो सेडिमेंट्री रॉक हो सकती है, या मेटामॉर्फिक रॉक हो सकती है। जब इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ये तीनों इरोजन से और ट्रांसपोर्टेशन होकर किसी सूटेबल प्लेस पर एक्यूमुलेट होती हैं और एक नई रॉक का निर्माण करती हैं तो उसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफाइड नेचर की पाई जाती हैं मेनली। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट विंड है, एयर है या ग्रेविटी है, जो कुछ भी है, वो जो इरोडेड पार्टिकल्स होते हैं रॉक के या स्टोन के, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करते हैं। इसलिए जो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल होता है वो जैसे जनरली स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल होता है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर अपहीवल प्रोसेस होती है। अपहीवल प्रोसेस का मतलब अर्थक्वेक आना, अर्थक्वेक आने के बाद इग्नियस रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक का या मेटामॉर्फिक रॉक का अर्थ के नीचे दब जाना। जब इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक अर्थ सरफेस के नीचे दब जाती हैं और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण उसका केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो
तो नए रॉक का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक पहले मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है, इग्नियस रॉक भी हो सकती है मेटामॉर्फिज्म से पहले, और सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस क्या होती है बताया हमने कि ड्यू टू दी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर conversion of pre-existing rock in different other rock is called the metamorphism process। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। हमने बता दिया है मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक कौन कौन से होते हैं, प्लूटोनिक और वोल्केनिक, हाइपरबेशल। लेकिन एसिड प्रेजेंस के आधार पर या एसिड रेजिस्टेंस के आधार पर क्या होगा उसका क्लासिफिकेशन। एसिड रॉक सिलिका 70 to 80%। कभी कभी ESE वगैरह के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि एसिड रॉक क्या होता है। एसिड रॉक में 70 to 80% सिलिका प्रेजेंस होती है। एसिड रॉक के एग्जांपल है ग्रेनाइट एंड रियोलाइट। इंपॉर्टेंट है ये भाई, याद रख लेना आप। अगर आपका टारगेट लार्ज है या आपका टारगेट बड़ा है तो उस केस में आपको सारी डिटेल में, सब कुछ डिटेल में पढ़ना होगा। मेरा मकसद ये नहीं है, लेक्चर से मेरा मकसद ये नहीं है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिटेल स्टडी तो कराई जा रही है, डिटेल पढ़ाया तो जा रहा है। जब एक बार आप पूरा डिटेल पढ़ लोगे, लेक्चर लंबा ही हो, लेक्चर बड़ा ही हो, लेक्चर ज़्यादा नंबर्स में ही हो, लेकिन लेक्चर कंटेंट तो आपको मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहेगा। हाँ याद रखिएगा, रिवीजन जरूरी है, कंपलसरी। एसिड रॉक में सिलिका कंपोनेंट 70 to 80% होता है। इंटरमीडिएट रॉक और इंटरमीडिएट एसिड रॉक में सिलिका कंपोनेंट जो होता है वो 60 to 70% होता है। एग्जाम्पल क्या है, साइनाइट है, एंडेसाइट है। इंटरमीडिएट रॉक का एग्जाम्पल क्या है, साइनाइट है, एंडेसाइट है। बेसिक रॉक में क्या होता है, सिलिका कंपोनेंट डिक्रीज होता है, वो 45 से 60% होता है। एग्जाम्पल क्या है, गैब्रो एंड सम अदर वेरियस टाइप ऑफ डोलेराइट और गैब्रो जो है बेसिक रॉक का। अल्ट्रा बेसिक रॉक क्या है, 30 से 40%। मतलब जैसे जैसे सिलिका कंपोनेंट कम हो रहा है, मतलब बेसिक कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते जा रहे हैं अल्ट्रा बेसिक रॉक। अब जैसे जितना ज़्यादा बेसिक मटेरियल होगा, क्षारीय मटेरियल होगा, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा बेसिक रॉक। इसमें क्या, प्रेडोटाइट है एग्जाम्पल इसका, बेसाल्ट है और डोलेराइट है बेसिक रॉक का एग्जाम्पल। अब हम बार बार मैं क्यों यही PDF में मैं बार बार क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्लूटोनिक रॉक और वोल्केनिक रॉक का, क्योंकि एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और पूछेगा तो आज नहीं तो कल जरूर ये एग्जाम्पल जरूर पूछेंगे और पूछे जा चुके हैं। प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, शाइनाइट है, पिग्मेटाइट है, डोलेराइट है और गैब्रो। प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल गैब्रो, साइनाइट, डोलेराइट, पिग्मेटाइट और ग्रेनाइट है। वोल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पिच स्टोन, प्यूमिक, बेसाल्ट है। पिच स्टोन, प्यूमिक एंड बेसाल्ट ये मेन है। बेसाल्ट एंड ट्रैप आर दी एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक रॉक। प्यूमिक से एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक रॉक। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक कभी कभी पूछ सकता है, और जनरली इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक पूछता है। रॉक इनसाइड द अर्थ, इग्नियस रॉक जो अर्थ के नीचे होती है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। अब इंट्रूसिव रॉक कौन कौन सी होती है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इंट्रूसिव रॉक में कौन कौन सी आती हैं, प्लूटोनिक रॉक और हाइपरबेशल रॉक। प्लूटोनिक इसका एग्जाम्पल है, हाइपरबेशल भी इसका एग्जाम्पल इसने नहीं मेंशन किया। फॉर्म फ्रॉम मैग्मा, मैग्मा से ये निर्मित होते हैं। यूजुअली डार्क, इसका नेचर कैसा होता है, डार्क होता है। यूजुअली डेंस होते हैं, प्रेशर के कारण डेंस होते हैं ये। मैग्नीशियम और आयरन मेन कंपोनेंट इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम और आयरन होगा। मैग्नीशियम और आयरन इसमें मेन। कूल सोलिड, धीरे धीरे ये सुन, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, टफ होगा, हार्ड होगा, डेंस होगा। ये इसके क्या है, नेचर है। क्यों, रीजन भी हमने बता दिया। प्रेशर, टेम्परेचर, कूलिंग प्रोसेस स्लो होने के कारण ये क्या होगा, लार्ज ग्रेन या कोर्स ग्रेन टाइप स्ट्रक्चर टाइप होगा। अब एक्सट्रूसिव रॉक,
और इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन भी हो सकता है। अब वो मिनरल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा कि कैसे कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट है, उसके आधार पे क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसमें। अब बात आती है एक्सट्रूसिव रॉक की। आउटसाइड द अर्थ, रॉक्स आउटसाइड द अर्थ, वॉल्केनिक रॉक एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल है वॉल्केनिक रॉक, और जितने भी एग्जांपल होंगे वो वॉल्केनिक रॉक के होंगे। फॉर्म फ्रॉम लावा, जब लावा अर्थ सरफेस पे कूल होता है तो उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक। यूजुअली लाइट कलर में ये क्या होता है, लाइट होता है, हल्का होता है। लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो होती है, क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस पे कोई प्रेशर नहीं है ज़्यादा, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो अर्थ सरफेस के बिलो प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ये डेंस नहीं होती है, लाइट होती है। ये रॉक एक्सट्रूसिव रॉक जो होती है वो लाइट इन होती है। इसका मेन कंपोनेंट एल्यूमिना या फेल्सपार होता है। मिनरल, इस फेल्सपार मिनरल इसका मेन कंपोनेंट होगा। कूल्स क्विकली, ये धीरे धीरे कूल होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। एक एक बात जो हम बता रहे हैं ये जरूर एग्जाम में अगर नहीं आए हैं तो आएंगे, क्योंकि कोई भी चाहे एसएससी हो, पीएससी हो, गेट हो, पीएससी हो या अदर पीएसयू हो या अदर कोई ए का एग्जामिनेशन हो, वो क्वेश्चन को बार बार तो रिपीट नहीं करेगा, वो क्वेश्चन पैटर्न चेंज करेगा और क्वेश्चन नंबर्स या क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया होगा वो चेंज करेगा। इसलिए हमें डिटेल पढ़ना जरूरी है। स्मॉल आर नो गेन, इसमें ग्रेन्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं या फिर विजुअलाइज नहीं किए जा सकते, आसानी से देखा नहीं जा सकता। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइन और ग्लेसी स्ट्रक्चर होगा। अब आते हैं बेसिक रॉक कलेक्शन कौन कौन से होते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार, इसीलिए मैंने बार बार अपने लेक्चर में, ये पीडीएफ में लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इजीली अपने से पढ़ सकें। अगर नहीं हो पाता है तो पहले तो आप बेसिक के लिए मेरा लेक्चर एक बार देखें, फिर पीडीएफ से पढ़ने की, ज़्यादातर कम टाइम में पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश किया करें। अब जैसे इग्नियस रॉक के एग्जांपल क्या है, प्यूमिक, छोरियो, रियोलाइट, ग्रेनाइट, कैब्रो, ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं। ग्रेनाइट, कैब्रो, रियोलाइट, प्यूमिक, छोरियो। फिर सेडिमेंट्री रॉक के क्या, सोरिया। सेडिमेंट्री रॉक के कौन कौन से एग्जांपल हैं, सेल, जिप्सम, पक्का पूछेगा ये, सेम, जिप्सम, सेल, जिप्सम, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, काग्लोमेरेट। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल स्लेट, मार्बल, सिस्ट, क्वार्टजाइट, नीच, आर्थोक्लेव। एंथ्रासाइट। अब नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ क्वेरिंग। व्हाट इज क्वेरिंग? द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम द साइट, स्टोन साइट और रॉक साइट से स्टोन को एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। मतलब क्वेरिंग ऑफ स्टोन माइन से, क्वेरिंग ऑफ स्टोन में दो, माइन क्या होता है और दूसरा क्वेरी क्या होता है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइन एंड क्वेरी। माइन क्या होता है, माइन जो, जब कोई भी पेट्रोलियम मटेरियल, पेट्रोलियम पदार्थ या फिर मिनरलिक कंपोनेंट अर्थ सरफेस के बिलो क्वेरी किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, माइन। उस साइड को माइन बोलते हैं। और क्वेरी क्या होता है, जो ओपन टू एटमॉस्फेयर, क्वेरी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। क्वेरिंग क्या होता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है शॉर्ट में कि क्वेरिंग क्या होता है। रिमूविंग ऑफ स्टोन सैप, स्टोन में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को, साइड से जो स्टोन हम लेते हैं उसमें मिनरल का जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंस होती है उसको रिमूव करना क्या होता है, क्वेरिंग। और लिक्विड फॉर्म में इस मिनरल को या लिक्विड फॉर्म में पेस्टी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, क्वेरी सैप।
क्वेरीज है। अब मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, क्वेरिंग के मेथड कौन कौन से थे? डिगिंग और एक्सट्रैक्टिंग, मैन्युअली डिग करके, खुदाई से या एक्सवेशन से। ये किसके लिए सूटेबल है? जो रॉक सॉफ्ट होती है, और अर्थ सरफेस पर इजीली अवेलेबल होती है। वेजिंग, वेजिंग किसमें? जिसका क्लीवेज प्लेन प्री डिफाइन हो। वेजिंग मेथड किसमें यूज करेंगे क्वेरिंग के लिए? जिसका क्लीवेज प्लेन प्री डिफाइन हो और रॉक सॉफ्ट हो, उस केस में हम वेजिंग यूज कर सकते हैं। हीटिंग मेथड कब यूज करते हैं? जब रॉक की जो प्रॉपर्टीज है कि जब रॉक की जो थर्मल प्रॉपर्टीज है वो वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, तो उस केस में रॉक की जो क्वेरिंग की जाती है वो हीटिंग मेथड से की जाती है, क्योंकि रॉक की जो थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो रॉक में ऑटोमेटिक क्रैक जनरेट हो जाएंगे और हम बाद में उसे डिगिंग और एक्सकेवेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन से क्वेरिंग कैसे करते हैं? इसमें इफ द रॉक इज प्रेजेंट बिलो द कंसिडरेबल डेप्थ टू द अर्थ पर काफ़ी डेप्थ में अगर रॉक प्रेजेंट है तो उस केस में मैन्युअली एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं होता। अगर रॉक हार्ड है रिस्की होगा, तो उस केस में हम चैनलिंग मशीन का यूज करके चैनलिंग मशीन क्या होती है ये आप नेट पे सर्च करके अच्छे से देख सकते हैं। ब्लास्टिंग क्या होता है? जब रॉक वेरी हार्ड हो और रॉक का यूज हमें जो करना हो वो डिफाइंड शेप में नहीं करना, इरेगुलर शेप में करना हो, एज बैलास्ट या रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन वर्क में बैलास्ट के रूप में हमें यूज करना हो, तो हम ब्लास्टिंग द्वारा स्टोन की क्वेरिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, द प्लेन along which we easily extract the stone is called natural bed of stone। मतलब वह प्लेन जिसके along हम साइड से स्टोन को अलग करते हैं, उस प्लेन को या उस सरफेस को नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहते हैं। ये क्यों बताना जरूरी है? ये समझना, स्टोन में उस प्लेन को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैसनरी वर्क में स्टोन के बेडिंग प्लेन को या नेचुरल बेडिंग प्लेन को किस डायरेक्शन में रखना है ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे वॉल कंस्ट्रक्शन वर्क में जो स्टोन का बेडिंग प्लेन रखेंगे वो लोड डायरेक्शन, ये लोड है, लोड डायरेक्शन के पैरेलल रखा गया, ये लोड है, लोड के पैरेलल डायरेक्शन में उसका बेडिंग प्लेन रखा गया है, स्टोन का बेडिंग प्लेन रखा गया है। क्लियर है? और सेकंड, आर्च कंस्ट्रक्शन की केस में कभी कभी पूछ देता है, डीप नॉलेज अगर आपको रहेगा तो साइट कंट्रोल में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंजीनियर तो बनना ही है, आपने अगर ठाना है, माना है, तो आज नहीं तो कल इंजीनियर बनना है। आपके संकल्प पर आधारित है वो। जितना अच्छा आपका संकल्प होगा, जितना अच्छा आपका डेडिकेशन होगा, जितनी अच्छी आपकी नेशन सर्विंग प्रॉपर्टी होगी, आप उतना जल्दी बनोगे। अब जैसे आर्क स्ट्रक्चर है, आर्क स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में बेडिंग प्लेन कैसे रखा जाएगा? यहाँ क्लियर है बिल्कुल, ये स्टोन है, स्टोन का बेडिंग प्लेन ये है और लोड ट्रांसमिशन ऐसे हो रहा है, लोड ट्रांसमिशन ऐसे, तो बेडिंग प्लेन ऐसे ऐसे होगा। अब बात आती है इन केस ऑफ बीम, बीम की केस में कैसे हम रखते हैं? अगर बीम की केस में हम जो बेडिंग प्लेन उस स्टोन का रखेंगे वो हॉरिजॉन्टल बेडिंग प्लेन रखेंगे, नहीं तो फ्लैक्चर के कारण फेल हो सकता है। अब एग्जाम्पल ऑफ सम क्वेरिंग टूल्स एज फर्स्ट, वेज पिन, हैमर। वेज का यूज क्यों करते हैं पता है आपको? वेज का मतलब छेनी,
पिन का भी मतलब पिन करना। हैमर फॉर हैमरिंग, हैमर फॉर हैमरिंग। रेस्ट बोरिंग मशीन, बोरिंग मशीन या ड्रिलर, इसको ड्रिलर भी बोल सकते हैं या बोरिंग मशीन कहते हैं इसे। डीपर, डीपर इज यूज्ड, ड्रिल, इसे ड्रिलर कह सकते हैं। डीपर, डीपर इज यूज्ड टू, जब ब्लास्टिंग होल्स, जिसमें ब्लास्टिंग मटेरियल फिल करना है, उसमें पाउडर फॉर्म में एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्क्रैपर। क्या यूज करते हैं उसके लिए? हम स्क्रैपर यूज करते हैं। डीपर, डीपर का यूज डीपर स्क्रैपर। टैंपिंग रॉड क्या होता है? ब्लास्टिंग मटेरियल फिल करने के बाद साइड साइड से रॉक मटेरियल को फिल करते हैं ताकि ब्लास्टिंग प्रॉपर्ली हो और वांछनीय ब्लास्टिंग प्रॉपर्ली जैसा चाहिए वैसी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लास्टिंग मटेरियल का यूज किया जा सकता है। इसलिए हमें टैंपिंग रॉड से हो जो ब्लास्टिंग मटेरियल है ब्लास्टिंग होल में, उसको फिल करना पड़ता है। प्राइमिंग नीडल क्या होती है? प्राइमिंग नीडल, ये वायर, जो ब्लास्टिंग वायर होता है ब्लास्टिंग मटेरियल से कनेक्टेड, उसको इंसर्ट करने के लिए प्राइमिंग नीडल की ज़रूरत होती है। पहले क्या होता है ब्लास्टिंग प्रोसेस में, ब्लास्टिंग होल प्रिपरेशन के केस में सबसे पहले ब्लास्टिंग होल प्रिपेयर करते हैं ड्रिलिंग से। रॉक की प्रॉपर्टी के आधार पर जितने सेपरेशन डिस्टेंस पे हमें चाहिए और जितनी उसकी लेंथ रखनी है, जितना डाया रखना है, ये डिजाइन करके हम होल प्रिपेयर कर लेते हैं। उस होल में ब्लास्टिंग मटेरियल फिल करके रॉक के चारों तरफ एक निडल लगाकर, एक निडल सेंटर में एक निडल इंसर्ट करते हैं और उस निडल के अराउंड रॉक मटेरियल, रॉक या पाउडर फॉर्म में रॉक मटेरियल को फिल करके हम ब्लास्टिंग वायर जो इंसर्ट करते हैं। अब जंपर क्या होता है, क्रॉबार क्या होता है, चीजेल पता है, छेनी, क्ले आयरन, ये सब पता है। तो ये है, कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी इन सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं। सीजनिंग ऑफ स्टोन क्या है? रिमूव ऑफ क्वेरी शेप को रिमूव करना। क्वेरी शेप क्या होता है हमने बता दिया। सीजनिंग ऑफ स्टोन क्यों किया जाता है ये हमने बता दिया। रिमूविंग ऑफ क्वेरी शेप क्या होता है ये भी हमें पिछले लेक्चर में बता दिया। टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव क्या होता है सीजनिंग ऑफ स्टोन का? ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। रेजिस्टेंस टू डिटोरिएशन, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए, स्टोन की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, और स्टोन का वेदरिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए क्वेरिंग आवश्यक है। क्योंकि अगर स्टोन में क्वेरी शेप या लिक्विड फॉर्म में मिनरल कंपोनेंट प्रेजेंट है तो वो वाटर या एयर या अदर केमिकल इम्पैक्ट के कारण डिटोरिएट हो सकता है। इसलिए डिटोरिएशन को कम करने के लिए सीजनिंग अति आवश्यक है। सीजनिंग पीरियड, क्वेश्चन इसमें जो आने वाला है, क्वेरी शेप क्या होता है? क्वेरी शेप को रिमूव करने की प्रोसेस को हम सीजनिंग कहते हैं। सीजनिंग पीरियड क्या रखता है? स्टोन की सीजनिंग में सीजनिंग पीरियड क्या रखते हैं? वो 6 से 12 महीने तक सीजनिंग किया जाता है। अब बात आती है यूजेज ऑफ स्टोन। स्टोन का यूज हम कैसे कैसे करते हैं, स्टोन का कहाँ और क्यों करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। या इसे हम और कह सकते हैं कॉमन बिल्डिंग टाइप ऑफ स्टोन कौन कौन से होते हैं। ग्रेनाइट क्या है क्लासिफिकेशन? ग्रेनाइट कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.63 से 2.75 होती है, मतलब ज़्यादा है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम है, 1% है, कम होती है। इग्नियस रॉक होने के कारण इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। और इग्नियस में भी कौन है? ये प्लूटोनिक है। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। इग्नियस में भी कौन है? प्लूटोनिक रॉक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.63 से 2.75 होती है।
ग्रेनाइट का वाटर एब्जॉर्प्शन 1% होता है। ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 77 से 130 न्यूटन पर mm² होती है या मेगा पास्कल होती है। 77 से 130 मेगा पास्कल होती है। डिफिकल्टी टू वर्क विथ, ग्रेनाइट को ब्रेक करना ईजी नहीं होता है। डिफिकल्टी टू वर्क या वर्क नॉट वर्केबल होता है। फाइन ग्रेन वैरायटी टेक्स हाई पॉलिश, जो ग्रेनाइट फाइन ग्रेन की होती है वो उसको हाई पॉलिश की रिक्वायरमेंट होती है। कलर डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ फेल्सपार, फेल्सपार जो मिनरल है फेल्सपार प्रेजेंस पे आधारित होता है उसका कलर। कोई भी कलर हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउनी हो सकता है, वो फेल्सपार मिनरल के प्रेजेंस के आधार पर डिपेंड करेगा। एक्सेस ऑफ फेल्सपार काजेज अर्ली डीके, अगर उसमें फेल्सपार ज़्यादा है तो ईजिली उसका डीके हो सकता है। मोस्ट सूटेबल फॉर इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क, इसका यूज क्या है, ग्रेनाइट का यूज क्या है पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क जैसे ब्रिज अबटमेंट, क्यों? क्योंकि ये हैवी है, नेचर में कैसा है, हैवी है, इसलिए इसका हम ब्रिज अबटमेंट के रूप में यूज करते हैं, पियर के रूप में यूज करते हैं। ब्रिज अबटमेंट क्या होता है? किसी भी ब्रिज में कई पियर्स या कॉलम्स हो सकते हैं, जो लास्ट पियर होता है उसको हम ब्रिज अबटमेंट करते हैं, मतलब जो अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं ब्रिज अबटमेंट। और पियर्स क्या होता है? इंटरमीडिएट कॉलम्स ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड द पियर्स। डैम्स, डैम कंस्ट्रक्शन में डैम स्टेबल होना चाहिए, इसलिए हैवी रॉक का यूज़ करना, और ग्रेनाइट इसका बेस्ट एग्जांपल है। सी वॉल्स के लिए भी इसमें सी वेव्स, अर्थक्वेक या वाटर वेव्स, एयर वेव्स, इन सब को रजिस्ट करना होता है, स्ट्रक्चर को, इन सब को रजिस्ट करना होता है, इसलिए हैवी स्ट्रक्चर यूज करना होगा, हमें ग्रेनाइट यूज करना होगा। लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या होता है? वो उस लाइट हाउस कंस्ट्रक्शन में भी हमें यूज करना होगा। लाइट हाउस ये अंडर सी स्ट्रक्चर है, ये मतलब। नेक्स्ट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। बेसाल्ट और ट्रैप का यूज हम कहाँ करते हैं? ट्रैप एंड बेसाल्ट, ग्रेनाइट स्टोन, वाइट स्टोन, ब्लू स्टोन। ट्रैप और बेसाल्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रीन हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है। एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। और अगर बात किया जाए ट्रैप और बेसाल्ट इग्नियस में किसका एग्जाम्पल है, प्लूटोनिक, वॉल्केनिक या बेसाल्ट, तो ट्रैप और बेसाल्ट जो है वो वॉल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 to 3 रखी जाती है। ट्रैप और बेसाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 to 3 रहती है, ज़्यादा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 से 190 मेगा पास्कल होती है, बहुत ज़्यादा है। नॉट ईजिली टू वर्क विथ, इसमें इसके साथ वर्क करना इजी नहीं होता, इसे क्रश करना इजी नहीं होता, क्रशिंग इज डिफिकल्ट। सूटेबल फॉर रोड मेटल, रोड मेटल एज बैलास्ट इट इज सूटेबल। कंक्रीट एग्रीगेट के रूप में ये सूटेबल होता है। रेड एंड येलो वैरायटी आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव फीचर, डेकोरेटिव फीचर में इसका यूज कर सकते हैं। इस पे ज़्यादा फोकस करना है, यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टोन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब बात है ये सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन भी क्या है? इग्नियस रॉक है, पूछ सकता है कभी। सर्पेंटाइन इज द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ये कंपैक्टेड होती है, कंपैक्ट बट सॉफ्ट एंड इजी टू वर्क विद इस, मतलब ये सॉफ्ट होती है, कंपैक्टेड होती है। सॉफ्ट होने के कारण ऑर्नामेंटल वर्क में ये यूज करती है। ऑर्नामेंटल वर्क मतलब सजावटी कार्यों में, बिल्डिंग में। सूटेबल फॉर ऑर्नामेंटल वर्क, पूछ सकता है। साइनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। साइनाइट क्या है? इग्नियस रॉक। साइनाइट इग्नियस रॉक है। सिमिलर टू ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के सिमिलर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 2.95 होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 65 मेगा पास्कल के आसपास होती है। वेदर वेल व्हेन फ्री फ्रॉम लाइम एंड आयरन, आयरन और लाइम से फ्री होता है तो वेदरिंग रेजिस्टेंस इसका अच्छा होता है। किसका? साइनाइट का। मोस्ट सुटेबल फॉर रोड मेटल, सैंड स्टोन। अब हम बात करें सैंड स्टोन की, सैंड स्टोन रोड मेटल में यूज किया जाता है, पेविंग के लिए यूज करते हैं, टाइल और रूफिंग के यूज करते हैं, नेचुरल स्टोन और ऑर्नामेंटल वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं।
अब बात आती है लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल था। लाइम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। 2.2 to 2.75 होता है। वैसे भी लाइम हल्का मटेरियल होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 55 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। अफेक्टेड बाई फ्रॉस्ट एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर और फ्रॉस्ट के कारण ये अफेक्ट हो सकता है लाइम प्रेजेंस के कारण। जहाँ भी लाइम प्रेजेंट है वो फ्रॉस्ट और एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस कम रखेगा। टफ बट सॉफ्ट इनफ, टफ होता है लेकिन सॉफ्ट भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल सूटेबल फॉर फ्लोरिंग, लाइम का यूज कहाँ पे करते हैं? सूटेबल फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पेविंग में यूज कर सकते हैं, रूफिंग में यूज करते हैं। लाइम मैन्युफैक्चरिंग और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब ESC में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइम इज यूज फॉर फॉलोइंग, लाइम कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम स्टोन इज यूज फॉर लाइम कंस्ट्रक्शन, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, पेविंग, रूफिंग etc। कंकर सेडिमेंट्री रॉक है, सॉफ्ट होता है, टफ होता है, सॉफ्ट इनफ टू बी कट, कट करने में सॉफ्ट होता है लेकिन वैसे तो टफ होता है, इरेगुलर इन शेप होता है, इसी कारण इसे बिल्डिंग मटेरियल की तरह ज़्यादातर बिल्डिंग मटेरियल के लिए नहीं यूज़ करते हैं। पोरस स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैटेगरी ज़्यादा होगी, कैपेसिटी ज़्यादा होगी। नोडुलर होगा, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है ये ब्लैक कंकर इज हार्ड एंड इज यूज इन बिल्डिंग मटेरियल। हाँ, कौन सा कंकर जो है बिल्डिंग मटेरियल में यूज कर सकते हैं? ब्लैक कंकर। मॉड्यूलर कंकर इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोलिक लाइम। हाँ, जो हाइड्रोलिक लाइम होगा, जो कंकर होगा उसका यूज हाइड्रोलिक लाइम के कर सकते हैं या होता है जनरली। ये जो एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ स्टोन है बहुत कंपलसरी है, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। इधर उधर चेंज करके यहीं से इसी टेबल से मात्र 1000 क्वेश्चन स्टोन से बनाए जा सकते हैं। तो हमें उससे नहीं मतलब है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम MCQs में डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर सीरीज के समय हम डिटेल स्टडी करेंगे जिससे हमारा बिल्डिंग मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम मुरम या सेडिमेंट्री रॉक। मुरम या सेडिमेंट्री रॉक ये स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, मोस्ट सूटेबल फॉर सरफेसिंग फेंसिंग पाथ्स इन गार्डन्स एंड बंगला। जो फैंसी सरफेसिंग होती है गार्डन या बंगला में, उसके लिए ये यूज किया जाता है। गार्डन या बंगला में फैंसी सरफेसिंग के लिए हम मुरम का यूज कर सकते हैं। फैंसी सरफेसिंग पे मुरम क्या होता है? कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर रखता है, तो उस केस में हमें अगर कोई स्क्रैचिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, लाइनिंग करनी है, टूल से डिजाइन बनानी है, तो उस केस में हम मुरम यूज करते हैं। डिकम्पोज्ड लेटेराइट होता है। मुरम क्या होता है? डिकम्पोज्ड लेटेराइट होता है। बात करते हैं नीज की। नीज क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसे बनता है? ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से बनता है, ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से बनता है। स्ट्रॉन्ग होता है। नीज क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्प्लिट इनटू थिन स्लैब फॉर रेलवे ट्रैक्स, कैन बी स्प्लिट इनटू थिन स्लैब। थिन स्लैब में इसको स्प्लिट कर सकते हैं और जनरली रेलवे ट्रैक में इसका यूज़ करते हैं। रेलवे ट्रैक में किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? रेलवे ट्रैक में इसको हम छोड़ो, जाने दो, जो भी हो। रेलवे ट्रैक में हम इसका यूज करते हैं बैलास्ट के ऊपर स्लीपर्स के लिए। हाँ, बैलास्ट के ऊपर जो होता है स्लीपर्स, उसके लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी ये होता है कि लेक्चर टाइम में या लेक्चर पीरियड में माइंड को सारी चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती हैं, तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती है पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब नेक्स्ट मार्बल का यूज कहाँ होते हैं पूछ सकता है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होती है। मार्ल से प्रिपेयर किया जाता है मार्बल। 2.65 होती है इसकी स्ट्रेंथ, 70 न्यूटन पर मीटर। हार्ड एंड कम्पैक्ट स्टोन है, ये हार्ड एंड कम्पैक्ट स्टोन है। मोस्ट सूटेबल फॉर मॉन्यूमेंट्स मतलब मूर्ति बनाने के लिए, फ्लोरिंग के लिए, डेकोरेटिव पर्पज के लिए, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट सूटेबल जो स्ट्रक्चर
जो मटेरियल है वो रॉक है वो मार्बल है। स्लेट का यूज कहाँ पे करते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक है। स्लेट इज मेटामॉर्फिक, इट इज प्रिपेयर बाय सेल। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी क्या होती है? 2.89 होती है। 77 से 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। हार्ड और टफ होता है। स्प्लिट इनटू थिन स्लैब। थिन स्लैब में इसको स्प्लिट किया जा सकता है। मोर सुटेबल फॉर रूफ कवरिंग फ्लोरिंग। इसका यूज कहाँ पे होता है? स्लेट का यूज क्या होता है? फ्लोरिंग में, रूफिंग में, डैम प्रूफिंग में, पार्टीशन में। क्यों? क्योंकि स्लेट जो है वो केमिकली आर्जिलिशियस रॉक है, और आर्जिलिशियस रॉक जो होता है वो उसकी परमियाबिलिटी कम होती है। स्टोन फॉर स्पेसिफिक यूज। एक बार फिर वही सब मिला जुला के जो पहले डिस्कस किया गया है वही टॉपिक फिर है, लेकिन हम दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये चीज़ें हमें ज़्यादातर याद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें टर्म्स मिल जाए, कॉन्सेप्ट मिल जाए और ज़्यादा। टाइप ऑफ वर्क। अब जैसे हाईवे इंजीनियरिंग वर्क के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है हाईवे इंजीनियरिंग वर्क के लिए कौन सा स्टोन सुटेबल है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, स्टोन के सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए ये पढ़ना जरूरी है। हैवी इंजीनियरिंग वर्क सच एज ब्रिज कंस्ट्रक्शन, पियर कंस्ट्रक्शन, अबेटमेंट कंस्ट्रक्शन, ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, डॉक एंड हार्बर कंस्ट्रक्शन, लाइट हाउस कंस्ट्रक्शन, रिटेनिंग वाल कंस्ट्रक्शन। इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी? अबेटमेंट कंस्ट्रक्शन, पियर कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर कंस्ट्रक्शन, वाटर वर्क्स, डॉक्स एंड हार्बर कंस्ट्रक्शन, लाइट हाउस कंस्ट्रक्शन, रिटेनिंग वाल कंस्ट्रक्शन। इसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हैवी मटेरियल जो होगा वो होगा क्या? ग्रेनाइट होगा। 3 वैरायटी में ग्रेनाइट अवेलेबल होता है, बायोलाइट ग्रेनाइट, हॉर्नब्लेंड ग्रेनाइट, टॉर्मेलाइन ग्रेनाइट, फाइन ग्रेन्ड अब ग्रेनाइट। इट इज हैवी, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग लार्ज थ्रस्ट। हैवी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, कैपेबल टू रेजिस्ट लार्ज। पहला खत्म, ग्रेनाइट खत्म। अब बिल्डिंग फेसिंग पर्पज के लिए, बिल्डिंग फेसिंग पर्पज के लिए कौन सा यूज करेंगे? ग्रेनाइट यूज करेंगे। जनरली बिल्डिंग फेसिंग पर्पज के लिए भी ग्रेनाइट यूज किया जा सकता है। अगर हमें अपीयरेंस को केयर नहीं करना है लेकिन ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी और वेदरिंग रेजिस्टेंस को केयर करना है तो ग्रेनाइट की यूज करेंगे बिल्डिंग फेसिंग पर्पज के लिए। ग्रेन्ड सैंड स्टोन, फाइन ग्रेन्ड सैंड स्टोन भी यूज कर सकते हैं। नक्काशी, कार्विंग या नक्काशी के लिए ग्रेन्ड सैंड स्टोन सूटेबल होगा बिल्डिंग फेसिंग के केस में। अगर बिल्डिंग के फेस पे हमें कार्विंग करनी, कार्विंग का मतलब नक्काशी करनी है, डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन बनानी है बाय स्क्रैचिंग, तो ग्रेन्ड सैंड स्टोन सूटेबल होगा। दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द वेदरिंग कंस्ट्रक्शन। इसका वेदरिंग रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है। और फिर बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्डिंग क्या होती है? ग्रैंड कम्पैक्ट सैंडस्टोन, ग्रेनाइट कम्पैक्ट सैंडस्टोन। इंडस्ट्रियल एरिया में कम्पैक्ट सैंडस्टोन और ग्रेनाइट का यूज करेंगे। कम्पैक्ट सैंडस्टोन बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की केस में क्या होता है? फायर प्रॉब्लम होती है। फायर प्रॉब्लम हो सकती है, केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए अच्छा खासा, तो उस केस में ग्रेनाइट और केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है। फायर रेजिस्टेंस भी कम्पैक्ट सैंडस्टोन के कंपैरिजन में कम होता है लेकिन अच्छा होता है। अब फिर कम्पैक्ट सैंडस्टोन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायर रेजिस्टिव होता है और हेवी होता है, केमिकल रेजिस्टिव भी होता है। इसलिए बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल एरियाज या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की केस में हम कौन सा स्टोन यूज कर सकते हैं? ग्रेनाइट और कम्पैक्ट सैंडस्टोन यूज करते हैं। दीज आर रेजिस्टेंस टू एसिड फ्यूम्स एंड स्मोक। क्यों? क्योंकि ये एसिड फ्यूम्स और स्मोक के अगेंस्ट रेजिस्टिव होता है। आर्च कंस्ट्रक्शन में पूछ सकता है, आर्च कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज किया जाता है? आर्च कंस्ट्रक्शन में फाइन ग्रेन्ड सैंडस्टोन यूज होगा। फाइन ग्रेन्ड सैंडस्टोन आर्च कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है। बिल्डिंग फेस आ गया क्वेश्चन वही जो हमने पहले बताया था। बिल्डिंग फेस वर्क, कार्ड वर्क, कार्विंग वर्क, ऑर्नामेंटल वर्क या सिक्वेंट। इसके केस में मार्बल यूज कर सकते हैं, गुड अपीयरेंस देता है क्योंकि क्लोज ग्रेन सैंडस्टोन यूज कर सकते हैं। अब फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के केस में
फायर रेजिस्टेंस के केस में फाइन ग्रेन्ड ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ कंपैक्टेड सैंड स्टोन भी यूज कर सकते हैं फाइन ग्रेन्ड के केस में। प्लीजिंग कलर एंड अपीयरेंस, क्योंकि प्लीजिंग कलर एंड फायर प्रूफ होता है, क्योंकि ये फायर प्रूफ होता है। रोड मेटल या एग्रीगेट बिल्कुल इजी होता है, बैलास्ट के रूप में, रोड मेटल के रूप में, या फिर हाईवे कंस्ट्रक्शन में किसका यूज करते हैं? ग्रेनाइट का यूज करते हैं, बेसाल्ट, क्वार्टजाइट और ट्रैप का भी यूज किया जाता है। क्योंकि ये हार्ड टफ होता है और इजीली वर्केबल नहीं होता है। क्योंकि रोड मेटल या बैलास्ट में शेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी शेप में हो और इंटरलॉकिंग अच्छी हो सके। इस केस में हम ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, क्वार्टजाइट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, वेदरिंग रेजिस्टेंस अच्छा होता है, केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज कम होती हैं। रेलवे बैलास्ट में किसका यूज़ करते हैं? देखो आगे क्वेश्चन, कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन या क्वार्टजाइट का यूज़ कर सकते हैं रेलवे बैलास्ट में। दीज आर हार्ड एंड कम्पैक्ट। इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के लिए क्या होगा? जिसका थर्मल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो। स्लेट और मार्बल का थर्मल रेजिस्टेंस अधिक होता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी अधिक होता है, इसलिए हम स्लेट और मार्बल को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच या बोर्ड कंस्ट्रक्शन में। पुअर कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का। थैंक यू इन दिस लेक्चर। प्लीज शेयर एंड लाइक माय लेक्चर।